स्क्रीन दिख रही है? शेयर हुआ? जी सर। ओके। तो क्रोमैटिन, इसका नोट्स हमने पहले ही भेज दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद अगला टॉपिक भी देखते हैं। तो क्रोमैटिन बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलके जो है वो क्रोमैटिन तैयार होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क या थ्रेड के फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट रहता है, एटलीस्ट इंटरफेस के दौरान तो रहता ही है। और बाकी जब एम फेज आती है सेल डिवीजन की, तो उस दौरान कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरफेस के दौरान क्रोमैटिन जो है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स से अटैच्ड रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिक पोजीशन जो है क्रोमैटिन की बरकरार रखना न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरी है। अदरवाइज द थ्रेड विल बी एंटेंगल्ड हाईली, और उस केस में उसका प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा जब उसको सेल को डिवाइड करना होगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। लेमिनिन प्रोटीन स्पेशली इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियर लेमाइना बनाने के लिए, और लेमाइना के साथ साथ बाकी जो पोर्शन है न्यूक्लियस का, उसमें भी ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन ज़्यादा मार्क्ड प्रेजेंस जो होती है मैट्रिक्स की वो एज पे ही होती है, जस्ट बिलो द न्यूक्लियर एनवेलप। तो अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो न्यूक्लियर लेमाइना जो न्यूक्लियस के जस्ट न्यूक्लियर एनवेलप के जस्ट नीचे होती है, और इस न्यूक्लियर लेमाइना से ही एसोसिएटेड रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो पूरा नेटवर्क है इंटरनल न्यूक्लियर मैट्रिक्स का, न्यूक्लियस के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ, वो भी मिलके मैट्रिक्स बनाता है पूरा। जैसे इस डायग्राम में आप देखें तो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस का वो दिखाया गया है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, और ये जो है ये न्यूक्लियर लेमाइना पूरा रन कर रहा है जस्ट बिलो द न्यूक्लियर एनवेलप। दिस इज न्यूक्लियर लेमाइना, और इस न्यूक्लियर लेमाइना से डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शंस जो यहाँ पे ब्लैक में दिखाया गया है ये अटैच्ड हैं। और यहाँ तो चूंकि स्पेसिफिक पोजीशन इसकी न्यूक्लियर लेमाइना से ही अटैचमेंट की दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअली में ये कहीं भी अटैच हो सकते हैं थ्रू आउट द एंटायर मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट अलोंग द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इसीलिए इसको मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन कहते हैं, MAR। तो इससे क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे बने रहते हैं। जो हिस्सा इस क्रोमैटिन का मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नहीं होता है वो जीन रिच होता है, यानी कि उसमें ही जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सप्रेस करेंगी। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, इंटरनल पार्ट होगा क्रोमैटिन का। ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन है ये एटी रिच होता है और जीन पुअर होता है। जीन्स यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पाई जाएंगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, MAR मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन ऑफ क्रोमैटिन विच इज एटी रिच एंड जीन पुअर। वापस आते हैं, जरा देखते हैं क्या स्टेटमेंट कह रही है। जितना पोर्शन डीएनए सीक्वेंसेस का वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स से अटैच होता है 150 से 200 बेस पेयर का, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन्स या MAR। अब ये 150 से 200 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया,
ये इतना पोर्शन लगभग 150 से 200 बेस पेयर का, फिर ये इतना पोर्शन, फिर जहां जहां पे अटैचमेंट होगा वो इलाका लगभग 150 से 200 बेस पेयर का होगा। 70% एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं और किसी तरीके का कंसेंसस सीक्वेंस नहीं होता। कंसेंसस सीक्वेंस का जिक्र हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। ऐसे सिमिलर सीक्वेंसेस जो इन जनरल रैंडमली भी रिपीट होते हैं। A eukaryotic chromatin contains 3 specified nucleotide sequences। तो क्रोमैटिन में 3 खास तरीके के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिसका अलग अलग नाम है। सेंट्रोमेयर पे अलग टाइप का सीक्वेंस होगा, टेलोमेयर पे अलग होगा, ओरी में अलग होगा। ओरी भी एटी रिच होता है। टेलोमेयर जो है वो ग्वानिन रिच होता है। सेंट्रोमेयर जो है वो सिंपल सीक्वेंस रिपीट से रिच होता है, टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। तो अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस जो है वो इन 3 अलग अलग इलाके में पाए जाते हैं, क्रोमैटिन के कहें या क्रोमोसोम के। सेंट्रोमियर की बात कर लें तो सेंट्रोमियर हमको मालूम है क्रोमोसोम का बीच वाला लगभग हिस्सा होता है। अगर हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रिक्टर रीजन है। इसी सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे जो है काइनेटोकोर की असेंबली हो जाती है। ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्रोमैटिड हो गया। इसी के ऊपर और नीचे जो है वो काइनेटोकोर की असेंबली हो जाएगी। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पे हमने एक क्रोमैटिड दिखाया है, अगर एक क्रोमैटिड यहाँ पे और एसोसिएट कर दिया जाए तो ये भी क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमियर पे ही अटैच हो रहा है। नो डिफाइंड डीएनए सीक्वेंस। डिफाइंड डीएनए सीक्वेंस क्योंकि यहाँ पे टैंडम रिपीट्स होते हैं, रिपीट्स वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स कितने होंगे ये वेरिएबल हो सकता है, इसलिए कोई डिफाइंड सीक्वेंस इनका नहीं होता है। तो कंसिस्ट ऑफ मेनी टैंडमली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस। सेंट्रोमियर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, बेसिक बातें हैं ये सब। एक को हम पॉइंट सेंट्रोमियर कहते हैं और दूसरे को रीजनल सेंट्रोमियर कहते हैं। पॉइंट सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? यीस्ट में, सैक्रोमाइसिस में। रीजनल सेंट्रोमियर मोस्ट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। पॉइंट सेंट्रोमियर का मतलब क्या हो गया कि इसके पास इकलौता न्यूक्लियोसोम होगा। अभी न्यूक्लियोसोम का भी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम लोग। जबकि यहाँ पे रीजनल सेंट्रोमियर जो है थ्रू आउट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए कई सारे न्यूक्लियोसोम्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं। साइज भी इसका बड़ा होगा, तो मेगा बेस पेयर में होता है ये। क्या सिर्फ सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं, वो मेगा बेस पेयर में प्रेजेंट होता है, साइज बड़ा है। और इसका साइज बहुत छोटा है, 125 बेस पेयर का है, केवल इकलौता है। तो चूंकि इकलौता न्यूक्लियोसोम से बन रहा है ये पॉइंट सेंट्रोमियर, इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो इसीलिए सिंगल स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से ही अटैच होता है। यहाँ पे थ्रू आउट द रीजन ये सेंट्रोमियर्स फैले हुए हैं, इसीलिए रीजनल कह रहे हैं इसको। तो इसीलिए कई सारे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आके अटैच्ड होते हैं अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। अब इसमें 3 टाइप के सीक्वेंस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के, यानी इस 125 बेस पेयर में 3 अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस हमको देखने के लिए मिलते। तो CDE1 9 बेस पेयर का सीक्वेंस है। CDE2 90% मात्रा में यही प्रेजेंट रहता है, 80 रिच सीक्वेंस है, 80 से 90 बेस पेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन सेंट्रोमेरिक एलिमेंट बेसिकली 11 बेस पेयर का ये होता है, हाईली कंजर्व्ड। CDE3 हाईली कंजर्व्ड का कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं कि वेरिएशन नहीं होता है अलग अलग स्पीशीज में। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, क्योंकि मोस्ट यूकैरियोट्स में रीजनल सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, तो ह्यूमंस में 5 मेगा बेस पेयर तक का साइज हो सकता है रीजनल सेंट्रोमियर्स का। और क्योंकि अभी हमने देखा कि टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस के बने होते हैं, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो 171 बेस पेयर की होती है।
मतलब एक यूनिट में 171 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यही यूनिट बार बार रिपीट करती रहती है और इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया अल्फॉयड डीएनए। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं ह्यूमंस के केस में स्पेशली। तो रीजनल सेंट्रोमियर का हमने देख लिया और पॉइंट सेंट्रोमियर का भी हमने देख लिया। अभी डायग्राम भी देख के समझेंगे। पॉइंट सेंट्रोमियर में एक आध पॉइंट्स और हैं। काइनेटोकोर असेंबली इज डिफाइंड बाय कंसेंसस डीएनए सीक्वेंस। मतलब कि काइनेटोकोर असेंबल किस प्लेस पे एग्जैक्टली होगा। जैसे 3 सीक्वेंसेस यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं CD1 2 3, किस प्लेस पे ये कंसेंसस सीक्वेंस डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट सेंट्रोमियर्स जितने भी अलग अलग यीस्ट की स्पीशीज में पाए जाते हैं उनमें जो कंसेंसस डीएनए सीक्वेंस है यानी कि ऑलमोस्ट एक जैसे कॉमन कंसेंसस सीक्वेंसेस ये शेयर करते हैं। तो वो चीज़ स्पेसिफिक हो गई कि जिस पॉइंट से जाके काइनेटोकोर जो है वो असेंबल होगा, जिस जगह पे जिस सीक्वेंस पे जाके काइनेटोकोर असेंबल होगा वो स्पेसिफाई हो गया, उसमें वेरिएशन नहीं है। अब यहां पे आप देख सकते हैं मोनोसेंट्रिक में सिंगल सेंट्रोमियर, पॉइंट सेंट्रोमियर। होलोसेंट्रिक में आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर जो है वो एंटायर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टीलोसेंट्रिक टर्मिनल पे, एक्रोसेंट्रिक सब टर्मिनल है, सब मेटासेंट्रिक यानी कि सेंटर से थोड़ा सा अवे है, मेटासेंट्रिक सेंटर पे है सेंट्रोमियर। और वैसे तो मेटासेंट्रिक में पी आर्म क्यू आर्म नहीं दिखाना चाहिए, एक्चुअली में सब मेटासेंट्रिक पे ही ये ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि शॉर्ट आर्म यहाँ पे नज़र आ रही है हमको, दिस विल बी पी, और ये लॉन्ग आर्म नज़र आ रही है तो क्यू। तो सब मेटासेंट्रिक पे क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेटासेंट्रिक नहीं है उनमें पी जो है वो शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करता है और क्यू जो है वो लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस सब मेटासेंट्रिक। Most eukaryotic chromosomes monocentric, that is have single kinetochore assembly site। कुछ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जैसे कि सी एलिगेंस यहाँ पे होलोसेंट्रिक, ऊपर डायग्राम में देखा, होलोकाइनेटिक या पॉलीसेंट्रिक भी इसको कहते हैं, यानी कि कई सारे मल्टीपल काइनेटोकोर्स जो हैं वो पूरी लेंथ में क्रोमोसोम के पाए जा रहे हैं और इसी वजह से जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पूरी लेंथ ऑफ क्रोमोसोम से बाइंड करते हैं, अटैच करते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इतने सारे कंस्ट्रिक्शन बन जाएंगे, प्राइमरी क्या है उसमें? एक प्रोटीन है कोहेसिन। ये कोहेसिन प्रोटीन क्या करती है? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करती है, स्पेशली एट सेंट्रोमियर इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हुआ तो एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड्स बन गए और इन क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखने का काम ये कोहेसिन प्रोटीन कर रही है। प्रोफेज में जब कंडेंसेशन लगभग कंप्लीट हो गया है क्रोमेटिन का और ये क्रोमोसोम बन गया, 2 क्रोमेटिड्स हमको नजर आ रहे हैं, तो पूरी लेंथ के अलोंग ये कोहेसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। उसके बाद ये वैपल काइनेजेस जो है वो, अब ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है, बस डायग्राम में था तो बस समझ लीजिए। ये काइनेज क्या करता है, ये आर्म कोहेसिन, आर्म्स में जो कोहेसिन है उसको रिमूव कर देगा तो आर्म्स फ्री हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रोमियर पे कोहेसिन अभी भी मौजूद है। इसके बाद ये मेटाफेज की कंडीशन है। एनाफेज में जाहिर सी बात है सेपरेज एंजाइम बचे हुए सेंट्रोमेरिक कोहेसिन को भी अलग कर देगा, जिससे दोनों अलग अलग चले जाएंगे, दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स पे।
तो ये है, ये बेसिकली डायग्राम कोहेसिन को दिखाने के लिए हमने ऐड किया था। तो सेंट्रोमेयर का हमने देख लिया, अब टीलोमेयर की बात करते हैं। टीलोमेयर्स क्या हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम के एंड्स पे टोपी की तरह मौजूद रहते हैं या कैपिंग करते हैं, बेसिकली टोपी की तरह ना भी मौजूद रहें। इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं टीलोमेयर्स के, एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात है कि ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है क्रोमोसोम की, स्टेबल बनाए रखता है। अगर टीलोमेयर लॉस्ट हो जाए तो क्रोमोसोम अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक्सट्रीम एंड्स का कंप्लीट रेप्लिकेशन इंश्योर कराना भी टीलोमेयर्स की ही जिम्मेदारी है। टीलोमेरिक रेप्लिकेशन हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो एक बार उससे गो थ्रू हो लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी उसकी भी मैकेनिज्म। टीलोमेरिक सीक्वेंसेस कैसे होते हैं? मल्टीपल शॉर्ट एंड टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस, छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं, टैंडमली रिपीटेड होते हैं। रिपीट्स जो है वो 100 से लेके 1000 तक रिपीट्स हो सकते हैं इसमें। एक और ख़ास बात है टीलोमेरिक सीक्वेंस की कि इट इज़ अनयूजुअली जी रिच, और जी रिच वाला जो पोर्शन होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड 3 प्राइम ओवरहैंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। 50 से 300 जीज जो है वो गुआनिन्स वो लटकते रहते हैं ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। अब ये जी रिच सीक्वेंस क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि जो सी रिच कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था उसका डिग्रेडेशन हुआ, ऑल्दो लिमिटेड डिग्रेडेशन हुआ, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो तो डिग्रेड हो गया। तो अब सी गया लेकिन जी वाला जो है बचा रहा। अब क्यों होता है इसके पीछे की कहानी अभी बहुत क्लियर नहीं है। सी का डिग्रेडेशन क्यों होता है इसकी मैकेनिज्म अभी बहुत क्लियर नहीं है। अब टीलोमेयर के जो सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हाईली कंजर्व्ड होते हैं। देयर मतलब किसका? टीलोमेयर के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। जबकि सेंट्रोमेयर के जो सीक्वेंसेस हैं वो हाईली वेरिएबल हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनके सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स में एसएसआर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी। अगर हम देखेंगे तो जैसे पैरामीशियम में हम देख रहे हैं तो सीक्वेंस आ रहा है टी टी जी 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 जी, ट्रिपैनोसोमा में टी ए जी जी जी, अरेबिडोप्सिस टी टी ए जी जी जी, होमोसेपियंस में टी टी ए जी जी जी, यहाँ एक और टी है। तो कुल मिला के टी भी ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रहा है और जी रिच तो खैर है ही है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। जी सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग उसमें होगा ही। ह्यूमन टीलोमियर्स की अगर हम बात करें तो चूंकि ये क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका खुद का भी स्टेबल होना ज़रूरी है, तो किसी तरह का न्यूक्लियोलिटिक अटैक ना हो जाए इनके ऊपर। तो इसके लिए 6 प्रोटीन्स का पूरा एक ग्रुप मौजूद रहता है जिसको शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शेल्टरिंग कॉम्प्लेक्स, अब ये 6 प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? तो TRF1, 2, POT1, TPP1, TIN2, RAP1, ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं 6 की 6, ये क्या है? सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए से ये बाइंड करेंगी। अब इनका काम क्या है और कौन इसमें ज़्यादा खास हैं जो याद रखना ज़रूरी है? तो TRF वाली जो 1-2 हैं जिसको हम टीलोमेरिक रिपीट बाइंडिंग फैक्टर कह रहे हैं, इनका अहम रोल है TRF1 और TRF2 का। ये टीलोमेरिक सीक्वेंस से डायरेक्टली बाइंड करती हैं और बाइंड करने के बाद जो दूसरी प्रोटीन्स हैं शेल्टरिन कॉम्प्लेक्स की उससे इंटरैक्ट करती हैं। अभी इनके और फंक्शंस हम देखेंगे।
एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम टी लूप कहते हैं, टीलोमेरिक लूप। ये स्ट्रक्चर क्यों बनता है? इसकी वजह से भी टीलोमेरिक एंड्स की या क्रोमोसोमल एंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो टीलोमेरिक लूप कहाँ पे पाए जाएंगे? एंड ऑफ मैमेलियन टीलोमेर्स में, और इनकी वजह से भी स्टेबिलिटी जो है क्रोमोसोमल एंड्स की वो बढ़ेगी। इनको बनाने की जिम्मेदारी या इनको स्टिमुलेट करना इनके फॉर्मेशन को, इट इज इन्फ्लुएंस बाय TRF2। देख लेते हैं यहां पे जरा। जैसे यहां से लेके यहां तक का ये जो सीक्वेंस है, हमको ये नजर आ रहा है येलो जिसको हमने कर दिया, ये टीलोमेरिक सीक्वेंस है 3 से 20 किलो बेस पेयर का। और यहां पे फोल्डिंग बैक हो रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो एंड है, इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज ये वाला, दिस इज 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाके फोल्ड हो रहा है, और फिर कुछ पोर्शन 5 प्राइम वाले का भी, तो ऐसे ये गोल घूम के पीछे की तरफ आ गया। और ये जो 3 प्राइम एंड है, ये अगर आप ध्यान दें तो इतने रीजन में, जिसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दें, इतने पोर्शन में जो डबल हेलिक्स है उसके अंदर जाके इंटरडिजिटेट कर गया है, अंदर घुस गया है। तो गोल गोल बना के और इसने अपने आप को एकदम फिक्स कर लिया वहां पे जाके। और अब क्या हो गया? इससे फायदा ये होगा कि जो न्यूक्लियेजेस होंगे वो एक्ट नहीं कर पाएंगे सिंगल स्ट्रैंड कट करने के लिए, खासकर एक्सोन्यूक्लियेजेस। तो एक चीज़ तो ये हो गया प्रोटेक्शन। तो अब इस चीज़ को, इस लूप फॉर्मेशन को प्रमोट कौन कर रहा है? TRF2। तो ये मैकेनिज्म हमने बता दी। अब ये लूप का जो साइज होता है, एवरेज साइज, वो कितना है एनिमल सेल्स में? 5 से 10 किलो बेस का। ठीक है। जी टेट्राप्लेक्स। तो जी टेट्राप्लेक्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो 4 गुआनिन रेजिड्यूज से तैयार होता है अंडर इन विट्रो कंडीशन। तो इन विट्रो कंडीशन में जब गुआनिन के रेसिड्यूज जो है वो इकट्ठा रहते हैं तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जहाँ पे ये जो 4 गुआनिन बेसेस हैं इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, और ये चौथा है। इसीलिए इसको हम क्वाड्रोप्लेक्स कह रहे हैं। और इस तरीके से ये एक क्वाड्राप्लेक्स दूसरे से, तीसरे से अटैच हो सकता है। और पूरा ये देखिए जो एक्सटेंशन हो रहा है 5 प्राइम 3 प्राइम डबल स्ट्रैंड का, इसमें ये क्वाड्राप्लेक्स पूरा तैयार हो गया है। क्या ये अंदर भी होता है, मतलब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर? तो इन विट्रो कंडीशन में स्पेसिफिकली ये स्ट्रक्चर हमको मिलता है देखने के लिए बाहर। तो ये हो गया। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात करनी इसमें? क्रोमैटिन्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन मल्टी रेप्लिकॉनिक होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो कई जगह से एक साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। मल्टी रेप्लिकॉनिक मतलब कि एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन मतलब एक रेप्लिकेशन यूनिट। और हर एक रेप्लिकॉन जो है उसका साइज छोटा होता है, 40 से 100 किलो बेसिस का होता है। हर एक रेप्लिकॉन का अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकॉन मतलब पूरी रेप्लिकेशन यूनिट, यानी कि ओरी भी होगा, और उसमें फिर वो कौन सीक्वेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, जो जो एक्चुअली कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, सब कुछ उसमें भरा पड़ा होगा। तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल रेप्लिकॉन। तो उसका अपना ओरी होगा। कितने ओरी? 30,000 ओरी ह्यूमंस में, जितनी जीन्स लगभग उतने ही ओरी हैं। तो ये हो गया। ये तो हमने जो पहले बताया था वो था, पहले जो भेजा था। अब हम देखेंगे नया, समथिंग न्यू।
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है। क्या ये दिख रहा है सही से? दिख रहा होगा। अब हम मुझे फिर दिख रहा है। ओके। अब ये पैकेजिंग जो है डीएनए की क्रोमोसोम के अंदर कैसे होती है वो देखना है हमको, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। तो पैकेजिंग के लिए दो टाइप की प्रोटीन्स जो है वो मेनली इन्वॉल्व होती हैं डीएनए पैकेजिंग में। एक तो हिस्टोन ही हो गई और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो गई। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है और ये कब बनती हैं? एस फेज, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसी समय हिस्टोन प्रोटीन की भी का भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का मतलब वो सभी प्रोटीन्स जो कि क्रोमैटिन में पाई जाती हैं हिस्टोन को छोड़ के। सीधी सी बात है, तो बहुत सीधा सा है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिक प्रोटीन्स हैं, यानी कि बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन में रिच होती है, हाईली कंजर्व्ड होती है। हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग स्पीशीज में कोई खास सीक्वेंस में डिसिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर मोर वेरिएबल, अलग अलग टिश्यूज में भी वेरिएशन होगा और अलग अलग स्पीशीज में तो वेरिएशन होगा ही। अब हिस्टोन की बात जरा हम डिटेल में करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इनको फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस कैटेगरी में वो हिस्टोन्स आएंगी जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ही सिंथेसाइज हो जा रही हैं, और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट में ऐसी प्रोटीन्स, ऐसी हिस्टोन्स आएंगी जो मतलब एस फेज में तो बन ही रही हैं, बाकी फेजेस में भी बन रही, G1 और G2 में भी उनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बेसिस पे इनको रेप्लिकेशन डिपेंडेंट और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट में कैटेगराइज कर दिया गया। अब ये रेप्लिकेशन डिपेंडेंट वाली जो होती हैं इन प्रोटीन्स के जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं इन हिस्टोन्स के, इसमें पॉली ए टेल नहीं पाई जाती है, पॉली ए टेल नहीं पाई जाती है। तो क्या फायदा या नुकसान, क्या मकसद है पॉली ए टेल का नहीं बनने का? ये सवाल है, इसको सोचिएगा फिर जवाब दीजिएगा कल। अब इसमें हैं कौन कौन से? H1 है, H2A, H2B, H3, H4। तो ये तो सारे ही हो गए, बचा क्या फिर? भाई यही 5 टाइप के हिस्टोन हम देखते हैं। इसमें H3 और H4 जो है वो सबसे ज़्यादा कंजर्व होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब इधर आ जाते हैं जरा रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट वाले में। तो इनकी सिंथेसिस थ्रू आउट सेल साइकिल हो रही है, स्पेसिफिकली एस फेज में नहीं, पूरी सेल साइकिल में। और इन इन प्रोटीन्स के, इन हिस्टोन्स के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनमें पॉली ए टेल मौजूद होती है, कंटेन। अब देखिए वेरिएशन आया, यहां इस हिस्टोन को कह रहे हैं H3.3। तो इसका मतलब कि ये H3 हिस्टोन से ही डिराइव हो रही है, लेकिन 4 एमिनो एसिड रेसिड्यू में डिफरेंस है। तो भले यहाँ ओनली लिखा हुआ है लेकिन 4 एमिनो एसिड रेसिड्यू बदल गए तो वो प्रोटीन ओरिजिनल से अलग हो गई। और ये क्रोमैटिन में थ्रू आउट सेल साइकिल डिपॉजिट होती रहती है, होने दो। फिर एक और प्रोटीन है रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट, सेंप ए। ये भी H3 का ही वेरिएंट है, ऊपर वाला भी H3.3 और ये भी। इसको कहते हैं सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए। तो सेंट्रोमेरिक प्रोटीन है तो सेंट्रोमेर में ही पाई जाएगी। तो सेंट्रोमेरिक रीजन में जो न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं उनमें ये सेंप ए प्रोटीन मौजूद होती है। तो जब ये मौजूद होती है तो उस इलाके से H3 जो है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी कि H3 की जगह वहां पे सेंप ए मौजूद होगी सेंट्रोमेर में।
अब आते हैं हम इन पांचों को डील करते हैं जो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स हैं। H1 जो है वो वेरिएबल है अमंग स्पीशीज, जबकि हमने अभी देखा H3 और H4 मोस्ट कंजर्व हिस्टोन्स हैं। 8 H1 के सबटाइप्स मैमल्स में ही पाए जाते हैं। अब ये 8 H1 के सबटाइप्स, इनमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे सोमैटिक सेल स्पेसिफिक सबटाइप्स कौन कौन से हैं? H1AE और H1 नॉट या H1 डिग्री, जो भी इसको कहना चाहें। सोमैटिक सेल स्पेसिफिक सबटाइप्स हैं ये। किसके हैं ये सबटाइप्स? H1 हिस्टोन के। कौन कौन है? H1AE एंड H1 डिग्री। फिर जर्म सेल स्पेसिफिक सबटाइप्स भी है हमारे पास H1 के। H1 के ही सबटाइप्स हैं ये। H1T, H1OO, ध्यान से 0 ना पढ़ लेना, नहीं तो H100 हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं OO। अब O कैसे बनाते, बड़ा बनाना चाहिए था हमको। खैर, तो ये दो सबटाइप्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं H1 के? जर्म सेल्स में। अब इसके अलावा बहुत सारे सबटाइप्स H1 के हैं, लेकिन वो सब नहीं मेंशन करना। ऊपर 8 सबटाइप आपने अभी देखा ही है। एवियन एरिथ्रोसाइट, बर्ड की आरबीसी में H5 मौजूद होता है, बर्ड की आरबीसी। अब दिस H5 इज आइसोफॉर्म ऑफ H1। क्या बर्ड की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? बताएं। सिर्फ कैमल और लामा की आरबीसी में पाया जाता है न्यूक्लियस। कैमल? हाँ, हम्म, नहीं मतलब मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं। नहीं, मतलब कैमल में तो होता है। हाँ, कैमल और लामा में। तो बाकी हम्म, मैमल्स में नहीं होता है। नहीं, बर्ड में न्यूक्लियस नहीं पता। होता है। तो बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और ये इवन बर्ड्स, इनमें पाया जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है, तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए की जब पैकेजिंग होगी तो ये H5 जो आइसोफॉर्म है H1 का, वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अब हाँ, कौन सा H1 का सबटाइप मैमल में एक्सप्रेस हो रहा है? ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि किस टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, सेल साइकिल की कौन सी फेज है, और डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है। डेवलपमेंट, याद हो कि जब हम लोगों ने पढ़ा अभी डेवलपमेंटल में कि स्पर्म जब फ्यूज़ करता है और स्पर्म का न्यूक्लियस जब जाता है एग के अंदर, तो वहाँ पे स्पेसिफिक हिस्टोन्स ही तो चेंज हो रहे थे ना, स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन्स। उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा था, ऐसा कुछ था। यस सर, प्रोटामीन्स आर्जिनिन कंटेंट उसमें ज्यादा होता हाँ हाँ। तो ये सब टाइप्स जो हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं H1 के, टिश्यू, सेल साइकिल और डेवलपमेंटल स्टेज क्या है। अब रेप्लिकेशन डिपेंडेंट जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इसमें पांचों सब टाइप्स हैं यहाँ पे, और उसकी मॉलिक्यूलर मास इसको तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। H1 जो है वो लाइसिन रिच है, H2A स्लाइटली स्लाइटली ठीक है, बाकी दोनों 2A 2B स्लाइटली लाइसिन रिच है। H3 H4 जो है वो आर्जिनिन रिच है। तो ये तीन तो याद रखना ज़रूरी है। अब न्यूक्लियोसोम के ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम रोल हिस्टोन्स का होता है,
जो पहला लेवल है डीएनए पैकेजिंग का, फर्स्ट लेवल, जिसको मोस्ट बेसिक लेवल कहते हैं, वही है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्रोमेटिन का बनाता है। और इस न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन की वजह से एक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होता है। 11 NM फाइबर भी इसको हम कहते हैं। तो दिस इज 11 NM फाइबर, 11 नैनोमीटर का। अब ये कुछ ऐसा नज़र आता है। ये हमारे क्या हैं? ये इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो 11 NM इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है न्यूक्लियोसोम का वो 11 नैनोमीटर का है, और इसकी जो हाइट है वो 6 नैनोमीटर की है। अब ये जो 11 नैनोमीटर का फाइबर तैयार हुआ बिकॉज ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए अराउंड दीज हिस्टोन कोर्स, इसको भी आगे देखेंगे हम, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। इस 11 NM फाइबर को जब हम एमएनएज से, ये एंजाइम है, माइक्रोकोकल न्यूक्लियेज है बेसिकली, डीएनए को कट करेगा, इससे जब ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? इंडिविजुअल जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये अलग हो जाते हैं। तो शुरुआत में ट्रीट करते हैं तो ये अलग हुआ, इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोसोम। इसमें डीएनए की रैपिंग जो हो रही है, डीएनए का जो लेंथ है वो कितना आ रहा है? 200 बेस पेयर। फर्दर इसको ट्रीट किया हमने एमएनए से, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से, तो थोड़ा और ये किनारे से जो डीएनए लटक रहा है ये और कट गया, अब बचा 165 बेस पेयर, तो ट्रिम्ड न्यूक्लियोसोम हो गया ये। फर्दर फिर हम एमएनए से ट्रीट कर रहे हैं, तो अब ये 165 बेस पेयर से घट के 147 बेस पेयर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। कोर डीएनए जो है 147 बेस पेयर का बचा, अब कितना भी हम ट्रीट करेंगे एमएनए से, अब फर्दर डाइजेशन इसमें नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम कोर पार्टिकल कहते हैं, जो कि हिस्टोन के ऑक्टेमर के अराउंड रैप रहता है। तो अब ये जो रैपिंग है वो कितनी होती है? ये 147 बेस पेयर की ये रैपिंग बेसिकली होती है 1.7 टर्न कह सकते हैं, 1.75 टर्न्स। और ये टर्न्स कितने होते हैं? और ये रैपिंग किधर होती है? इन लेफ्ट हैंडेड, कहाँ लिखे भैया, जगह ही नहीं बच रही है। हाँ, लेफ्ट हैंड से समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंडेड मैनर, ठीक है। तो ये ऐसे ही पता लगाया गया बेसिकली कि ये इंडिविजुअल जो जो यूनिट्स हैं जिसके मिलने से पूरा का पूरा क्रोमोसोम तैयार हो रहा है, तो ये बाय डाइजेशन विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा एलाबोरेशन है। तो इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम? बाय ट्रीटिंग क्रोमेटिन विद एन एंडोन्यूक्लियस नोन एज माइक्रोकोकल न्यूक्लियस, एमएनएस कह रहे हैं इसको हम। एमएनएस क्या करेगा? इट कट्स द डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम, यानी कि जो लिंकर डीएनए वाला पार्ट है वहाँ पे कट कर देगा। एमएनएस कहाँ से हमको मिल रहा है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। ये एक नॉन स्पेसिफिक एंडो एक्सोन्यूक्लियस है, नॉन स्पेसिफिक है और एंडो एक्सो दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अगर डायग्राम में आप यहाँ देखें तो पहले जब 11 नैनोमीटर के फाइबर को कट कर रहा है तो यहाँ तो कॉन्टिन्यूस चल रहा है ये डीएनए, तो यहाँ जब कट करेगा तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अब यहाँ जब कट करना शुरू किया तो यानी ये टर्मिनल से कट कर रहा है तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिला के जो भी पाएगा उसको काट देगा। क्यों? क्योंकि इसके सबस्ट्रेट जो है, चाहे वो आरएनए आप डाल दीजिए उसको भी कट करेगा, और डीएनए है तब भी ये कट करेगा। अब थोड़ा सा, यस, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? दिख रहा है? जी दिख रहा है। ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक सेकेंड।
तो ये जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल है, इसमें क्या है, कोर पार्टिकल में एक हिस्टोन का ऑक्टामर है। ऑक्टामर में 2 कॉपीज़ हैं हमारे पास, H2A की, H2B की 2 कॉपीज़ हैं, H3 की 2 कॉपीज़ और H4 की। ये कोर हिस्टोन तैयार हो गया यहाँ पे, हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस ऑक्टामर के अराउंड जो है 147 बेस पेयर लेंथ का डीएनए रैप हो जाएगा। रैप होने के बाद ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग एरे तैयार हो जाएगा। उसके बाद 11 नैनोमीटर नहीं दिखाया गया, सीधे 30 नैनोमीटर दिखा दिया गया है। कोई बात नहीं, 30 नैनोमीटर का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे ही। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जितने भी स्टोन्स हमको नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन लाइसिन में रिच हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो नेगेटिव चार्ज डीएनए पे मौजूद है उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। रैपिंग इसकी 1.7 टन इन लेफ्ट हैंडेड मैनर, ये हमने ऊपर ही बता दिया है। अब हर एक जो कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल मौजूद है हमारे पास, H3, H2A, B, H3, H4, इसमें एक हिस्टोन फोल्ड डोमेन होता है जिसको ग्लोब्यूलर कोर कहते हैं, और एक फ्लेक्सिबल एन टर्मिनल टेल होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आपको ये एन टर्मिनल दिख रहा है, ये एन टर्मिनल नज़र आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये दिस एन टर्मिनल, और भी कहीं है क्या, हाँ एक ये इसके बगल में ये एन टर्मिनल। तो ये एन टर्मिनल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और फिर हमने क्या कहा था यहाँ पे, हिस्टोन फोल्ड डोमेन या ग्लोबुलर कोर। ये देखिए यहाँ पे ये हिस्टोन फोल्ड रीजन्स जो होते हैं, जिसकी वजह से ये फोल्ड हो रहा है हिस्टोन और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अक्वायर कर रहा है। तो ये तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसका ऑक्टामर बनाने में काम आता है, लेकिन ये जो एन टर्मिनल के फ्लेक्सिबल टेल है, इनमें फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, स्पेशली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन। और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से क्रोमैटिन का जो फंक्शन है वो भी ऑल्टर होता रहता है। यानी ये इवन न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में भी ये मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस पोर्शन ऑफ द क्रोमैटिन में जो जीन है वो एक्सप्रेस करेगी, नहीं करेगी, कब करेगी, ये सब भी रेगुलेट होता है बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस एन टर्मिनल टेल प्रेजेंट इन द हिस्टोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हमने बताया आपको। फिश और दूसरे स्पीशीज के स्पर्म्स में प्रोटामीन प्रेजेंट होता है, जैसा कि हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। तो हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता क्रोमैटिन में, प्रोटामीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, आर्जिनिन में हाईली रिच होता है। 60 से 70% आर्जिनिन ही उसमें मौजूद होता है, तो बहुत हो गया आर्जिनिन। आप देखिए हर एक न्यूक्लियोसोम जो है, तो एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, इसके बगल एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, दे आर सेपरेटेड बाई 50 to 70 बेस पेयर लिंकर डीएनए। तो एक दूसरे से इस लिंकर डीएनए से सेपरेटेड हैं ये दोनों न्यूक्लियोसोम्स, और इसका साइज कितना है लिंकर डीएनए का, 50 से 70 बेस पेयर। अब ये जो 50 से 70 बेस पेयर का लिंकर डीएनए है, इसकी लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत हो सकती है। तो अगर इसकी लेंथ स्लाइट भी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से जो टोटल लेंथ है न्यूक्लियोसोमल डीएनए की, उसमें काफ़ी वेरिएशन आ सकता है। लिंकर डीएनए वाले इलाके में H1 हिस्टोन पाया जाता है। वो कैसे एसोसिएटेड होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्चुअली H1 हिस्टोन जो है वो कोर के बाहर है। ये देखो, ये ऐसे रैपिंग हो गई, और रैपिंग कंप्लीट जब हो गई, ये टर्मिनल इधर से निकल गया डीएनए का, ये एंड इधर से निकल गया, तब उसको पैक करने के लिए ये H1 जो है बाहर से आके इसे चिपक गया, ताकि डीएनए अपनी जगह पे रुका रहे, खुल ना जाए फिर। तो ये H1। अब देखते हैं H1 की बात। H1 जो हिस्टोन होता है, इसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं, क्योंकि लिंकर डीएनए से ही एसोसिएटेड होता है। स्मॉल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस H1 को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, इसको हटा दो तब भी न्यूक्लियोसोम बना रहेगा। रिमेन्स इन न्यूक्लियोसोम मोनोमर्स विद 165 बेस पेयर डीएनए। ऐसा न्यूक्लियोसोम मोनोमर जिसमें 165 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है, उसमें तो ये अटैच रहता है, लेकिन जब 147 बेस पेयर का कोर पार्टिकल सिर्फ बचता है डीएनए का, तो ये H1 फिर एसोसिएट होने की जगह नहीं पाता है, तो H1 भी हट जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसा न्यूक्लियोसोम जिसमें लिंकर हिस्टोन मौजूद है यानी H1 मौजूद है, उसको हम कहते हैं क्रोमैटोसोम। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, क्रोमैटोसोम है ये। तो अ सिंगल लिंकर हिस्टोन इज अटैच्ड टू ईच क्रोमैटोसोम। तो ये देख रहे हैं, एक क्रोमैटोसोम है और इसमें एक लिंकर हिस्टोन H1 मौजूद है। अब न्यूक्लियोसोम असेंबली की बात कर लेते हैं। तो ऊपर हमने देखा ही है डायग्राम न्यूक्लियोसोम असेंबली का कि टेट्रामर या दो डाइमर H3H4 के पहले असेंबल होंगे पहले, और बाद में जो दो डाइमर्स H2A और H2B के हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि पहले H3H4 असेंबल होगा, बाद में H2A H2B असेंबल होगा। अगर बाल की खाल उधेड़ने पे आ जाए क्वेश्चन, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, पहले और बाद वाला। अब ये जो न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम की जो असेंबली हो रही है, इसके लिए कुछ प्रोटीन्स जिम्मेदार होते हैं जिसको हम हिस्टोन चैपेरॉन्स कहते हैं। इनका क्या रोल होता है कि इन हिस्टोन्स को न्यूक्लियोसोम में इनकॉर्पोरेट कराना। राइट फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां ये हिस्टोन्स बन रही हैं, वहां से ले आकर डीएनए तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी चैपेरॉन्स की होती है, उससे बाइंड कर जाते हैं। खैर, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानिए कि जो हिस्टोन चैपेरॉन्स होती हैं वो हिस्टोन को न्यूक्लियोसोम में इनकॉर्पोरेट कराएंगी यानी डीएनए से बाइंड कराएंगी। एग्जाम्पल हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ASF1 एंटी साइलेंसिंग फंक्शन, HIR प्रोटीन्स हिस्टोन रेगुलेटर, CAF1 क्रोमेटिन असेंबली फैक्टर, NAP1 न्यूक्लियोसोम असेंबली प्रोटीन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं 3 4 5, इसको याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अब ये जो हिस्टोन शेपेरॉन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जबकि हिस्टोन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो अच्छी बात है, हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और शेपेरॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज, तभी एक दूसरे से एसोसिएट हो पाएंगे। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, H3H4 शेपेरॉन्स, यानी ये शेपेरॉन्स H3 और H4 को असेंबल कराएंगे पहले पहले, फॉर एग्जाम्पल CAF1। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है H2A H2B शेपेरॉन्स की, जैसे कि NAP1, वो बाद में इनके डाइमर्स को न्यूक्लियोसोम में असेंबल कराएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इस लेवल तक 11 नैनोमीटर तक हमने देख लिया। अब 30 नैनोमीटर फाइबर जो है वो कल देखेंगे हम लोग।